हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि पांडे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, जो कि छायावाद के प्रणेता भी कहे जाते हैं और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, उनकी कविता ग्रामश्री के साथ उपस्थित हूँ, जो कि एक क्षितिज भागवत से लिया गया है और इसमें गाँव की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी चित्रण कवि ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। ग्रामश्री का अर्थ भी अगर हम देखें तो ग्रामश्री का अर्थ होता है गाँव की सुंदरता, यानी गाँव की शोभा। और इसमें कवि ने भारतीय गाँव की सुंदरता, जो कि फसलों से जब भरपूर हो जाती है पृथ्वी, तो किस प्रकार से भारतीय गांव सुंदर लगते हैं, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। तो चलिए इस कविता का वाचन भी करते हैं, साथ साथ इसके कठिन शब्दों को भी जानेंगे और इसकी व्याख्या भी जानेंगे। तो चलिए इसका वाचन करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इसमें उजली जाली का अर्थ होता है चमकीली जाली। चांदी की सी, यानी चांदी एक धातु का नाम है, उससे आभूषण बनाया जाता है। तन शरीर को कहते हैं और हरित का अर्थ होता है हरा भरा। रुधिर खून का पर्यायवाची है। रहा झलक का अर्थ होता है चमक रहा। श्यामल का अर्थ भी हरा भरा होता है। भूतल पृथ्वी का पर्यायवाची है और नभ जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। चीर निर्मल का अर्थ होता है एकदम स्वच्छ, साफ सुथरा। फलक जो है वो आसमान का पर्यायवाची है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसमें कवि जो है वो कह रहा है कि फैली खेतों में दूर तक, यानी खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई, यानी कोमल मखमली हरियाली फैली हुई है और इससे सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे लग रहा है कि चांदी की उजली जाली लपेट दी गई है। और इसमें कवि जो है वो कह रहा है, तिनकों को हरे तन वाला बता रहा है और कह रहा है कि ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे पता चल रहा है कि नसों में खून बह रहा हो। और कवि ये भी कह रहा है कि फसलों की जो हरियाली है, यानी कालीमा लिए जो हरियाली है, वो मतलब इतनी सांवली लग रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस धरती के ऊपर ये जो विशाल आसमान है, आकाश है, वो मतलब धुंधला हो गया है और मानो जैसे वो झुक करके पृथ्वी को छू लेना चाहता है। और इन पंक्तियों में अगर विशेष देखें, व्याख्या लिखने के बाद काव्य की विशेषता लिखते हैं तो उसमें आप विशेष में लिख सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक उपमानों का मानवीकरण किया गया है। यानी कि मानवीकरण करने का मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि वे चीज़ें जो कि मनुष्य के प्रकार क्रिया नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनको मनुष्य के समान क्रिया करते हुए दर्शाया गया है, उसी को कहते हैं मानवीकरण करना। और इसमें अलंकार अगर देखें तो उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं वो प्रधान हैं। और काव्य में लयता भी है और गेयता भी, यानी कि लयबद्ध तरीके से काव्य को लिखा गया है और गेयता की प्रधानता, यानी कि गा के इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पूरी कविता में प्रकृति के सजीव दृश्य का चित्रण किया गया है और पूरी कविता जो है ग्रामीण प्रकृति का एक संपूर्ण उदाहरण है। और कवि ने इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है, तो ये इसकी विशेषता है। अब नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। तो नेक्स्ट पंक्तियां हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली।
उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कलिती सी नीली। इसमें कवि जो है वो कह रहा है कि पूरी वसुधा यानी कि पृथ्वी, इसमें वसुधा शब्द जो है वो पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है। और जौ गेहूँ ये अनाज का नाम है। अरहर सनई भी एक प्रकार का फसल है। अरहर जिसको तूर दाल कहते हैं, और सनई भी एक प्रकार की फसल है। उसका इसमें कवि ने बताया है कि पूरी पृथ्वी जो है वो रोमांचित लग रही है, यानी कि बहुत ही प्रसन्न, खुशी से भरपूर लग रही है। और कवि कह रहा है कि गेहूँ और जौ में भी बालियां आ गई हैं, और अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं। यानी कि सोने की किंकिणियाँ का अर्थ होता है, किंकिणियाँ एक प्रकार का आभूषण है जो कि बजने वाला आभूषण है, और इसमें से बहुत ही सुंदर बजने की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इन फलियों के पकने के बाद जो उसमें से साउंड निकलती है, आवाज़ निकलती है, उसी का कवि ने इस आभूषण से तुलना किया है। और कवि कहता है कि अरहर और सनई की जो सोने की किंकिणियाँ हैं वो बहुत ही शोभाशाली लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और कवि कह रहा है कि उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। यानी कि पीली पीली जो सरसों का जो फूल है वो पूरा मतलब पीलापन लिए हुए है, और उसमें से इतनी भीनी भीनी तेल युक्त खुशबू फैल रही है वातावरण में। तो कवि इसमें बहुत सुंदर इसका चित्रण किया है और कह रहा है, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कलिती सी नीली। इसमें कह रहा है कवि कि तीसी भी जो है वो अपने नील कलियों के साथ, तीसी एक प्रकार का तिलहन है जिससे कि तेल निकाला जाता है, इसको अलसी भी कहा जाता है। और इस तीसी का जो फूल होता है वो नीले रंग का होता है। और इसमें कवि कहता है कि हरित धरा से झांक रही, नीलम की कलिती सी नीली। यानी कि इस हरे भरे पृथ्वी से नीलम की कलियां भी, नीले रंग की तीसी की कलियां भी झांक रही हैं। इसमें अगर हम विशेष देखें तो पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि पीला शब्द जो है 2 बार लगातार प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हैं, जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें आप अनुप्रास अलंकार की छटा भी देख सकते हैं। और इसकी भाषा जो है वो सरल और सुबोध है, और यहाँ लहलहाती फसलों के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसकी विशेषता में ये लिख सकते हैं। और वसुधा और तीसी का मानवीकरण किया गया है, यानी कि मानवीय गुणों को इसमें दर्शाया गया है। इसमें मतलब झांकना शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एक मानवीय गुण है, और इसमें कवि ने इन पौधों को झांकते हुए बता रहा है, यानी कि वसुधा पृथ्वी को और तीसी को इसमें मानवीय गुणों से विभूषित किया है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। अब नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। तो नेक्स्ट पंक्तियां हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही, सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यानी कि इसमें जो कठिन शब्द है पहले देख लेते हैं। तो रिलमिल का अर्थ होता है अच्छी तरह घुल मिल कर, और संखियाँ का अर्थ होता है शंख के से आकार वाली, और छीमियाँ का अर्थ होता है फली जो होती है, जैसे कि सेम की फली से तात्पर्य है। और वृत्त का अर्थ होता है पौधों का डंठल। तो इसमें देखते हैं कवि जो है वो कह रहा है कि मटर के फूल और फलियों वाले पौधे मतलब ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो विस्तृत फसल की सखियां हों। यानी कि इसमें कवि जो है वो
छीमी युक्त जो भी पौधे हैं, जैसे कि मटर है, सेम है, इन पौधों के पूरे प्रजाति को कह रहा है कि मटर के फूल और फलियों वाले जो भी पौधे हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये पूरे मतलब फैले हुए हैं। और कवि कहता है कि मटरों मतलब फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हंस रही है। और कवि कहता है कि बीजों की लड़ी और श्रृंखला जो है, श्रृंखला का मतलब होता है जो एक में एक गुथा हुआ हो, उसको कह रहा है। तो कह रहा है कि बीजों की लड़ी या श्रृंखला को अपने में समेटे मटर की फलियां जो है वो मखमल की मुलायम थैलियों के समान लग रही हैं और वो अपने पौधों पर लटकी हुई हैं। और कवि कहता है कि मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने मतलब वृत्तों से उड़कर दूसरे वृत्तों पर जाकर बैठ रहे हैं। आपने मटर का अगर पौधा देखा होगा तो उसका फूल बहुत ही सुंदर होता है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो तितली के आकार का। तो इसमें सौंदर्य देखा जाए तो मतलब इसकी विशेषता, आप व्याख्या लिखने के बाद विशेषता लिखेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कवि ने प्राकृतिक उपमानों का सजीव चित्रण किया है और रंग रंग उड़ उड़ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मटर फूल का मानवीकरण किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। और छीमियाँ छिपाए में अनुप्रास अलंकार है। और भाषा जो है वो सरल एवं सहज है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैंगन मूली। व्याख्या से पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और रजत जो है वो चांदी को कहते हैं। मंजरियाँ जो है फूलों के गुच्छों को कहते हैं। और आम्रतरु का अर्थ होता है आम का पेड़। और ढाक जो है एक पेड़ होता है। और दल का अर्थ होता है पत्ते। मतवाली का अर्थ होता है मस्त रहने वाली। और मुकुलित होना का अर्थ होता है कली आना। कली, जो कली से ही तो फूल बनता है, तो उसमें मुकुलित होना का मतलब होता है कलियां आना। अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में लिखेंगे कि गांव की धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, यानी बाग बगीचों में उगे आम की डालियां भी जो अब मतलब बौरों से लद गई हैं। बौर का अर्थ होता है मंजरी जिसमें फल लगता है, और उसी का कह रहा है कवि कि उसकी शोभा भी बढ़ा रही है। और कवि कह रहा है कि बसंती मौसम आने के कारण जो ढाक और पीपल के पत्ते हैं वो झड़ गए हैं और उसमें नए जो है पत्ते आने लगे हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कवि कहता है कि आम्र वन की जो रजत स्वर्ण मंजरियां हैं, यानी कि आम के ऊपर जो चांदी के समान चमकने वाले, चांदी और सोने की तरह चमकने वाले जो मंजरियां हैं, उनको देखकर जो है कोयल कूक करने लगी, यानी कि बोलने लगी है और वो मतवाली सी हो गई है। और कभी ये भी कह रहा है कि कटहल फल आने के कारण महक उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे यानी कि कलियां निकलने लगी हैं। और जैसे बगीचे में इन वृक्षों के फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के फूलों में भी गुच्छे फल कर लटक रहे हैं। और कभी इसमें आड़ू का भी जिक्र किया है। आड़ू नवी और अनार के पेड़ों में, दाड़िम अनार को कहते हैं, और कभी कहता है कि इनमें भी फल फूल आने लगे हैं। और इन सब की तरह ही सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, मूली सभी जो हैं वो अपने मतलब विकास में लगे हुए हैं, यानी कि वो अपना विकास कर रहे हैं, यानी कि फल फूल रहे हैं। और इसकी विशेषता देखें तो कवि ने ऋतु के अनुसार आने वाले फलों के ज्ञान को भी प्रदर्शित किया है और ग्रामीण परिवेश में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसका चित्रण कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है।
और इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली है और काव्य जो है वो लयात्मकता से भरपूर है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर वेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फूली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो आंवली का अर्थ होता है छोटा जो आंवला होता है, एक आंवले की प्रजाति होती है, कुछ छोटे फल होते हैं कुछ बड़े फल होते हैं। तो इसमें आंवली का अर्थ होता है छोटे फल वाला आंवला का पेड़। लहलह का अर्थ होता है लहकता हुआ यानी कि झूमता हुआ। महमह का अर्थ होता है सुगंध से महकता हुआ। इसके कठिन शब्दों को देख लिए, अब व्याख्या देखते हैं। तो इसमें इसकी व्याख्या ये है कि पीले अमरूद अब लाल चित्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए हैं। और कवि कहता है कि बेर पक गए हैं और आंवली की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे भी लटक गए हैं। और कहीं खेतों में पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू फैल रही है, और कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही है, और कहीं मखमल से मुलायम टमाटर हरे से लाल हो गए हैं। कवि कह रहा है कि मिर्च के गुच्छों को देखकर कवि जो है वो मतलब उसकी कल्पना जो है उड़ान भरने लगी है, और कह रहा है कवि कि बीजों से भरी हुई थैली के रूप में जो ये मिर्च है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी विशेषता अगर देखी जाए तो फसलों और फलों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। लाल लाल शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा सरल और सुबोध है। नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। इसके कठिन शब्दों को देखें तो सतरंगी रेती का अर्थ होता है 7 रंगों का रेत यानी कि बालू, और सरपत का अर्थ होता है लंबी घास, सरखाब जो है वो एक प्रकार का पक्षी है, और पुलिन जो है वो नदी तट को कहते हैं। कलंगी को मतलब अगर देखा जाए तो पक्षियों के सिर पर जो उठा हुआ भाग होता है उसे ही कहते हैं कलंगी, और तीरते हैं यानी कि तैरते हैं। तो इसकी व्याख्या देखें तो इसमें व्याख्या इस प्रकार से हो सकता है कि गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी चमक रही है, यानी कि गंगा का जो रेत है बालू है वो सूर्य के प्रकाश के पड़ने से चमकीली चमक रही है, और वह बालू के सांपों से अंकित है, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बालू के ऊपर सांप चले हुए हैं, और उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां हैं, और तट पर तरबूजों के खेत बड़े ही सुंदर लगते हैं, और जल में अपने एक पैर को उठा उठाकर सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हैं। और इसमें कवि कहता है कि गंगा के उस प्रवाहमान जल में यानी कि जो हमेशा लगातार बह रहा है उस जल में सुरखाव नाम का जो पक्षी है वो तैर रहा है, और कहीं किनारे पर मंगरौठी जो कि एक चिड़िया का नाम है ऊँघती हुई सी दिखाई पड़ रही है। और इसकी विशेषता देखें तो यहाँ गंगा के रेत का बहुत ही मनोहारी सुंदर वर्णन किया गया है, और सांपों से और अंगुली की कंघी से में उपमा अलंकार है। भाषा सरल है। अब नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। तो हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधी शाली में निष्की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम,
जिस पर नील नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। इसके कठिन शब्दों को देखें तो हंसमुख का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त रहने वाला। तो हरियाली आपको पता ही है, हरा भरा। हिम का अर्थ होता है बर्फ, यहाँ सर्दी से मतलब है। आतप का अर्थ होता है धूप। अलसाए का अर्थ होता है आलस्य से भरा हुआ। और अंधियाली का अर्थ होता है अंधेरा। निशी का अर्थ होता है रात। और तारक जो है, तारक स्वप्न का अर्थ होता है तारों के सपने। तारक तारे का नाम है। और स्वप्न का अर्थ होता है सपना। मरकत जो है वो बहुमूल्य एक धातु रत्न है, धातु नहीं कहेंगे उसको, रत्न है। और पन्ना जिसको कहा जाता है। नीलम का अर्थ होता है नीला रत्न। और आच्छादन का अर्थ होता है ढका हुआ। निरुपम का अर्थ होता है जिसकी तुलना न हो सके। हिमांत का अर्थ होता है शीत ऋतु का अंत। स्निग्ध का अर्थ होता है सुंदर। जनमन का मतलब लोगों का मन। इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसमें कवि कहता है कि रात की भीगी अंधियारी में सुखालय, यानी कि सुख उत्पन्न करने वाले, यानी कि इसमें कवि जो है वो कहता है कि हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली जो धरती है, उस धरती का जो गांव है वो पन्ने के डिब्बे जैसा है। पन्ना एक मतलब रत्न है, और उसी का कवि ने कहा है कि पन्ने के जैसा, पन्ना हरे रंग का होता है चमकीला, उसी के जैसे गांव को बता रहा है, पन्ने जैसा गांव। और इस मरकट डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। आच्छादन अभी मैंने बताया है ढका हुआ। और इसमें गांव की शोभा को बहुत ही सुंदर बताया गया है। बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इसमें कवि ने बताया है कि गांव की शोभा बहुत ही सुंदर है। शोभा का मतलब होता है सुंदर दिखाई देने वाला। और इसका मतलब लोगों के मन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि लोगों के मन को हरने वाला है, यानी कि सुख देने वाला है। और इसमें विशेषता देखें तो कवि ने वसंत के आगमन पर गांव के सौंदर्य का मनभावन चित्रण किया है। और विशेष अगर इसमें देखें तो तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पद में लयता भी है और गेयता भी है। हंसमुख हरियाली हिम नील नभ जन मन में अनुप्रास अलंकार है। आई होप आप सभी को कविता अच्छी लगी होगी और साथ साथ व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।